हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है। और आप सभी को पता होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हो, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया गया है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल को चुनेंगी। सिंक्रोनस संचार वास्तविक समय, अनुसूचित या अचानक संचार है, जहां आप तुरंत दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 62वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन डैश डैश, यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या हो जाएगा। तो जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कृषि फॉर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जंगल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दुकानदार, चौथा ऑप्शन दिया गया है किसान। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कृषि फॉर्म। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, इसलिए थीम भोजन कृषि फार्म को दर्शाएगा। कृषि फार्म के द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। वह स्थान तथा भूमि का वह टुकड़ा जहाँ कुछ फसलें उगाई जाती हैं अथवा कुछ पशु पाले जाते हैं, उसे कृषि फार्म कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। में पहला ऑप्शन दिया गया है खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंडीशनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चेनिंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है परीक्षण और त्रुटि। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षण और त्रुटि। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न छात्रों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होता है। शिक्षक इस तरह के प्रश्न पाठ्यपुस्तक की बोधगम्यता में अधिक वृद्धि के लिए पूछता है। इस प्रकार के सभी प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है परिवार घुमंतु परिवार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, और चौथा ऑप्शन दिया गया है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ईवीएस एक विषय है जो थीम पर आधारित है। थीमों को बच्चे के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है, ताकि वह अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सके। ईवीएस में प्रायः 6 थीम होती हैं और ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। परिवार, मित्र, भोजन, पानी,
आवास, यात्रा एवं चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अतः अनीता द्वारा परिवार थीम को पढ़ाने में बनाई गई इकाई योजना शीर्षक परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के बारे में प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। इसमें ए दिया गया है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। बी दिया गया है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी दिया गया है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और डी दिया गया है, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। हमें सही विकल्प को चुनना है, जिसमें पहला दिया गया है बी और सी, दूसरा दिया गया है ए और बी, तीसरा दिया गया है बी, सी और डी, चौथा दिया गया है ए, सी और डी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बी, सी और डी तीनों हो जाएगा दोस्तों। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग से उपयुक्त तर्क होगा। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। यानी कि बी, सी और डी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। चौथा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करने तथा उसे अवलोकन करने के लिए दे सकती है या दे सकता है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर दिया गया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। चौथा ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने का तरीका है। इस प्रकार आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है। इसके परिणामों का उपयोग छात्रों की उपलब्धियों को जानने में सहायक सिद्ध होती है। इसके परिणाम का उपयोग छात्र की उपलब्धियों को प्रमाणित करने और निर्णय पारित करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम कोष्टक में दिया गया है अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो बताइए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना हो तो इस प्रकार की पाठ्यपुस्तक चुनना चाहिए। तो बालक उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। में अभिकथन ए में दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है। और कारण आर दिया गया है विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना को और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो बताइए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम होती है जिसका उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना है या प्रशिक्षित करना होता है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौजूद पर्यावरणीय मुद्दे, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के प्रति जुड़ने, जागरूक होने, सराहना करने और संवेदनशील होने में सहायक होती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लोब से नक्शा पढ़ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विभिन्न देश के सिक्के एकत्रित करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना। चौथा ऑप्शन दिया गया है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित किया जाना सबसे उपयुक्त क्रिया है। इस प्रकार की किट से सक्रिय सहभागिता शामिल होती है, जिसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं से संबंधित प्रासंगिक वस्तुएं, प्रतिरूपण तथा संसाधन शामिल हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है, जिसमें ABCD दिया गया है, उसमें से छांट कर लिखना है कौन कौन सा सही हो जाएगा। जिसमें A दिया गया है सीखने के लिए आकलन, B दिया गया है सीखने का आकलन, C दिया गया है अधिगम के रूप में आकलन, और D दिया गया है सीखने के बारे में आकलन। इसमें से सही विकल्प चुनना है आप सभी को। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है C और D, दूसरा ऑप्शन दिया गया है A और B, तीसरा ऑप्शन दिया गया है A और C, चौथा ऑप्शन दिया गया है B और C। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी A और C। अधिगम के लिए आकलन समझिए या शिक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए साक्ष्यों को खोजने और समझने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि बच्चे अपने अधिगम की प्रक्रिया में कहाँ हैं, उन्हें कहाँ तक जाना है और वहाँ तक कैसे जाना है। और अधिगम के रूप में आकलन समझिए, यह एक गतिविधि या कार्य का उपयोग है जो बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम में सुधार के लिए आकलन का उपयोग करने में मदद मिलता है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। में अभिकथन A और कारण R दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। इसमें अभिकथन A में हो जाएगा, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। और कारण R में दिया गया है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है A गलत है परंतु R सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है A सही है परंतु R गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी A सही है परंतु R गलत है। क्षेत्र भ्रमण विद्यालय के पास किसी भी जगह की पूर्व नियोजित यात्रा है जो छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए एक वास्तविक अनुभव प्रदान करती है या छात्रों के गहन चिंतन कौशल को बढ़ाती है और छात्रों को किसी विषय या विषय के बारे में एक अलग दृष्टिकोण सोचने का मौका प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्योंकि आपको पता होगा कि गुजरात मैप में एकदम पश्चिम क्षेत्र में आता है और उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मांसपेशियों की ऊर्जा, चौथा ऑप्शन दिया गया है ध्वनि ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। मांसपेशियां हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की शरीर में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं, इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। हमें ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, शरीर के तापमान को बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों से आती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकती है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा बोरा चावल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अरबोरियो चावल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोम्बा चावल और चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुन्नी चावल। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरा चावल यानी बोरा राइस। असम में पाए जाने वाले चिपचिपे चावल की एक किस्म है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एवं स्वास्थ्यवर्धक होती है। बिहू उत्सव के दौरान इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां इसे दही और गुड़ के साथ जलपान के रूप में परोसा जाता है। इसे पीसकर चावल के केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आमतौर पर आसमिया पीठा के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फरवरी से अप्रैल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अप्रैल से जून और चौथा ऑप्शन दिया गया है अगस्त से अक्टूबर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन का काम 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ था। के पूर्व जंगलों से प्रारंभिक ढंग से ही शहद एकत्र किया जाता है। बिहार राज्य में मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां अपने अंडे देती हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान कीजिए। इसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है, इसे सही मिलान करना है आपको। इसमें ए दिया गया है जीरा और बी दिया गया है केसर, सी दिया गया है मिर्च और डी दिया गया है लौंग। और आप लोगों को बताना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें पहला दिया गया है ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा और डी चौथा। और दूसरा दिया गया है ए चौथा, बी तीसरा, सी दूसरा और डी पहला। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए तीसरा, बी चौथा, सी पहला और डी दूसरा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ए में हो जाएगा जीरा का छोटा परंतु खुशबूदार, और इसमें बी हो जाएगा केसर यानी पीले रंग का। और इसमें जो मिर्च दिया गया है या दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति इसकी हुई है। और चौथा जो डी दिया गया है लौंग या कील की तरह दिखता है। तो यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केरल और चौथा ऑप्शन दिया गया है तेलंगाना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ओडिशा। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से घिरी है। भारत में इसके तटवर्ती राज्य में प्रायः पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश आते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए दिया गया है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बी दिया गया है झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी दिया गया है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। डी दिया गया है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसमें से सही कथन है। पहला ऑप्शन दिया गया है बी और सी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और सी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी, चौथा ऑप्शन दिया गया है ए और डी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी चौथा ऑप्शन। जंगल के बारे में क्रमशः 2 कथन ए व डी सही हैं। तोरांग का अर्थ झारखंड राज्य में जंगल है। कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का उपयोग किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों के 20 लाख से अधिक लोग इस भाषा में संवाद करते हैं। कुड़ुक एक लोकप्रिय द्रविड़
भाषा है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। लाटरी कृषि प्रायः मिजोरम पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। इसमें किसी परिवार को कृषि के लिए कितनी जमीन मिलेगी, इसके लिए ग्राम सभा पंचायत में लाटरी प्रणाली का आयोजन किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 146 ग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 142 ग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 143 ग्राम, चौथा ऑप्शन दिया गया है 144 ग्राम। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो इसमें घनत्व जो दिया गया है वो 24 ग्राम प्रति ml दिया गया है और जो आयतन दिया गया है वो 6 दिया गया है। तो यही आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 144 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा यानी 144 ग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, वो अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप अपने भोजन को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टिन और कापर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कापर और जिंक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एल्युमिनियम और जिंक, चौथा ऑप्शन दिया गया है जिंक और टिन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यानी टिन और कापर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें ए दिया गया है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी दिया गया है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। सी ऑप्शन दिया गया है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। डी दिया गया है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बी और डी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और सी, चौथा ऑप्शन दिया गया है सी और डी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा यानी सी और डी। तो हाथियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जिसमें हो जाएगा, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेती है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी केवल 24 घंटे में मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, हाथी झुंड में रहना पसंद करता है तथा उनके झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी दिया गया है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो सही विकल्पों चुनिए। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों गलत हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ए सही है परंतु बी गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला यानी ए गलत है परंतु बी सही है। असम में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के असम में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। वहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन ए कारण आर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। अभिकथन ए दिया गया है,
दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर दिया गया है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। जिसमें ए दिया गया है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी दिया गया है पौधों को शक्ति और सहारा देना, सी दिया गया है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का या के मुख्य कार्य हैं, तो इसमें से आपको बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल बी और सी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल बी और तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल ए और बी और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए बी और सी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी केवल बी और सी। पौधों का कार्य जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर खाद्य पदार्थों का निर्माण करना है। पौधे के तने से पौधों को शक्ति और सहारा मिलता है तथा पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण होता है। अतः उपयुक्त कथन में से बी और सी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने YouTube चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। तथा मनीष एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको सभी अपडेट, वीडियो की PDF और नोट्स भी दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।